MH1 न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक अरोड़ा। दोस्तों 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो एक बार पुणे केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी ने दूसरी बार शपथ ली। आज इसी माह के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने 4 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है और अगले साल 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव देश के अंदर होने हैं। देश के अंदर होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर और बहुत से ऐसे मुद्दों को लेकर जो इस वक्त देश की राजनीति में हैं, उनको लेकर चर्चा करने के लिए खास तौर पे हमारे साथ आज मौजूद हैं सूचना प्रसारण, खेल एवं युवा मामले के भारत सरकार में मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी। अनुराग जी बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज़ पर। आपका धन्यवाद। अनुराग जी, सबसे पहला सवाल, 4 साल का कार्यकाल मोदी जी की सरकार दूसरे कार्यकाल में पूरा करने जा रही है। अगले 1 साल बाद लोकसभा के चुनाव भारत में होने हैं। आप क्या मानते हैं कि कौन सी चुनौतियां आप मानते हैं कि अगले 1 साल के अंदर आप देखते हैं कि लोकसभा चुनाव के अंदर आप देखते हैं कि ये चुनौतियां हैं और आगे के लिए आपका रोड मैप क्या है? चुनौतियों को अवसर में बदलना ही मोदी जी की पहचान है। आपदा में अवसर, देश को संकट की स्थिति से बाहर निकालकर आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना दिया है। आपदा के समय आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लेना और भारत को आत्मनिर्भरता के रास्ते पर लाना। आज जहां भारत दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर दुनिया का मोबाइल्स का बना है, आज से 5 साल पहले दूसरा सबसे बड़ा आयात करने वाला था। बहुत सारे क्षेत्र आप देखोगे, रिन्यूएबल एनर्जी का लेके, सोलर एनर्जी से लेकर, दूध उत्पादन से लेकर, स्टार्टअप्स के क्षेत्र से लेकर भारत सबसे आगे देशों में से एक आकर बना है। ये अपने आप में दिखाता है कि भारत मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। क्यों? आत्मविश्वास है। 140 करोड़ की जनता ने जब वोट डाला तो मोदी जी ने कहा था मेरी सरकार पिछड़े की होगी, वंचित की होगी, गरीब की, महिला की, मजदूर की, सबके लिए कुछ ना कुछ होगा। सबका साथ, सबका विकास, इसी मूल मंत्र के साथ चले। आज मैं कह सकता हूँ सबका सम्मान और सबका सम्मान, सब कुछ किया है, सबके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर करके दिया है। इसीलिए 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर जनता पिछला रिकॉर्ड तोड़ेगी और पहले से ज़्यादा सीटें जिताकर भेजेगी। अनुराग जी, अगर हम इस समय वर्तमान राजनीतिक परिवेश की देश के अंदर बात करें, कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी की जिस तरह से बयान के ऊपर लोकसभा की सदस्यता रद्द की गई, इस पूरे प्रकरण को विपक्ष ऐसा आरोप लगाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। आप क्या मानते हैं कि जो ये इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं तो देश के सामने सत्य क्या है वो रखना चाहता हूँ। क्या राहुल गांधी जी ने पहली बार माफ़ी मांगी? और ये कह देना गांधी माफ़ी नहीं मांगते, अरे भाई तुम हो कौन से गांधी? पहले तो ये बताना पड़ेगा। दूसरा, राहुल गांधी जी 2018 में आपने ही सुप्रीम कोर्ट में लिखित रूप में माफ़ी मांगी। जब राहुल गांधी जी ने झूठे आरोप प्रधानमंत्री जी पर लगाए, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई क्योंकि राहुल गांधी सबूत नहीं दे पाए और लिखित रूप में माफ़ी मांगी। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भविष्य में सचेत रहना, सतर्क रहना और झूठे आरोप मत लगाना। लेकिन अगले 1 साल के अंदर 2019 में राहुल गांधी ने एक बार नहीं अनेक बार फिर झूठे आरोप लगाए। आज 7 अवमानना के मामलों में राहुल गांधी बेल पर हैं और भ्रष्टाचार के मामले में भी अलग से बेल पर हैं। अब ये मुकदमा क्या था? दक्षिण भारत की एक रैली में कर्नाटक में राहुल गांधी ने क्या कहा कि सब चोर मोदी हैं। कभी उनको कह देते हैं मौत का सौदागर, कभी नीच कहते हैं, कभी उनको कह देते हैं चाय बेचने वाला, क्या क्या नहीं कहते मोदी जी को। अगर आप जनता के बीच में आशीर्वाद नहीं पाते तो मोदी जी को झूठ बोलना, अपमानित करना, और ये केवल मोदी जी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए नहीं कहा, पूरे पिछड़े समाज का अपमान करने का काम, अपशब्द बोलने का काम, अपमानित करने का काम श्रीमान राहुल गांधी जी ने किया। और 3 साल से मुकदमा चल रहा था। आखिरी सुनवाई पर भी उनसे पूछा गया कि आप माफ़ी मांगेंगे पिछड़े समाज से, मोदी जी से, सबसे? राहुल गांधी ने स्पष्ट मना कर दिया, वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। कोर्ट ने उनको 2 साल की सज़ा सुनाई और जिस समय सज़ा सुनाई जाती है और 2 साल का दंड हो जाता है, उसी समय कन्विक्शन के बाद आपकी सदस्यता उसी क्षण
उसी पल चली जाती है। तो राहुल गांधी जी जानकर भी नासमझ बने रहे और अहंकार इतना था कि जिसके पीछे अपनी सदस्यता गवा बैठे लोकसभा की अयोग्य घोषित हो गए। उनके पास मौका था, तुरंत ऊपर के कोर्ट में जाते, अपील करते और दंड पर रोक लगवाते, उनकी सदस्यता नहीं जाती। अहंकार फिर था, नहीं गए अपील करने। जबकि ऐसे 13 और केसेस हैं सन 2013 के बाद, जहां लोकसभा के, राज्यसभा के सांसद, राज्य की मुख्यमंत्री जयललिता, राज्य के विधायक लालू प्रसाद यादव जैसे नेता, इन सबकी सदस्यता गई भ्रष्टाचार के मामलों में, बाकी अन्य मामलों में जहां 2 साल की सजा या उससे ज्यादा हुई। राहुल गांधी अकेले नहीं है जिनकी सदस्यता गई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसको ऐसा बवंडर खड़ा कर दिया, ना जाने क्या हो गया हो। अरे अपराधी घोषित हुए हैं जी, 2 साल की सजा हुई है, क्यों नहीं अपील करने गए? और अगर अब अपील करने जाते हैं तो इससे पता चलता है केवल एक राजनीतिक मुद्दा बना रहे थे। अपना जो झूठ बोला, विदेश में बैठकर भारत को बदनाम करने का काम किया, उस पर पर्दा डालने का काम कर रहे थे। ये विदेशी धरती पर जाकर विदेशी ताकतों से, विदेशी सरकारों से, विदेशी एजेंसियों से भारत के लोकतंत्र के खिलाफ मदद मांग रहे थे, साजिश रच रहे थे। मेरा भारत और मेरे भारत के लोगों ने, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी, उन्हीं अंग्रेजों से जाकर हाथ मिलाकर भारत के लोकतंत्र के खिलाफ राहुल गांधी दुहाई मांग रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं। और जब चीन के साथ भारतीय सेना उनको मुंह तोड़ जवाब देती है, तो राहुल गांधी उस समय हमारे सेना के जवानों के साथ खड़े नहीं होते, चीन के अधिकारियों, उनके एम्बेसडर के साथ बैठकर भोजन खाते हैं, क्या पीते हैं, देश को बताएं। कौन से कागजों पर संधि करते हैं कांग्रेस पार्टी और चीन का राजनीतिक दल, ये देश को बताएं। कौन सी सांठगांठ में मिले थे, ये देश को बताना चाहिए। हम बात करते हैं अनुराग जी, अगर आम आदमी पार्टी की, तो उनके जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, वो समय समय पर भारतीय जनता पार्टी को लेकर, प्रधानमंत्री को लेकर अलग अलग तरह के आरोप लगाते रहते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक डिग्री को लेकर भी उन्होंने एक उनका बयान था कि अपनी डिग्री को पेश करें, उसको लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने उनके ऊपर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अरविंद केजरीवाल जी से ज़्यादा झूठा और भ्रष्ट नेता 75 वर्ष में कोई नहीं हुआ। झूठ बोलने में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, झूठे वायदे करके मुकर जाने में नंबर 1। जिसकी राजनीति में आना ही झूठ हो, यानी कि झूठ के सहारे हो, वो अपने आप में ऐसे। दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी जी की डिग्री क्या? मैं पहली सवाल तो ये खड़ा होता है, क्या 2016 में अमित शाह जी ने, अरुण जेटली जी ने उस समय मोदी जी की बीए की, एमए की डिग्रियां पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के हेडक्वार्टर से दिखाई, ऑनलाइन अवेलेबल है। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी भ्रष्ट सरकार से, अपने भ्रष्ट मंत्रियों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के झूठे आरोप लगाते हैं और कोर्ट जाते हैं, और कोर्ट लताड़ लगाती है कि आप राजनीति करके कोर्ट का समय भी और यूनिवर्सिटी का समय भी बर्बाद करते हैं। और ये पहली बार अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं हुआ जी। अन्य मामलों में उन्होंने माफी मांगी है कोर्ट में, एक बार नहीं अनेक बार जाकर मांगी है। अरुण जेटली, नितिन गडकरी जी, मजीठिया जी, ऐसे कई और लोगों से माफियां मांगी कोर्ट में जाके जी। और ये क्या मुख है? प्रधानमंत्री क्या डिग्री के आधार पर बनते हैं? लोगों के विश्वास के आधार पर बनते हैं। और मोदी जी ने अपने जीवन का एक एक पल देश के लिए जिया है, देश के लिए समर्पित रहा है। और ये लोग आपसी लड़ाई में कि राहुल गांधी जी को पब्लिसिटी मिल गई तो अरविंद केजरीवाल झूठ बोल के कैसे आए, तो राहुल गांधी को लगता है अरविंद केजरीवाल आ गए तो वो ज़्यादा झूठ कैसे बोले। ये देखिए इनका स्तर कितना गिर गया है। ये दुर्भाग्य है देश का कि ऐसे लोग राजनीति में हैं। अनुराग जी, इसके साथ अभी हाल फिलहाल में एक मुद्दा और पूरे देश के अंदर गरमाया, वो है अमृतपाल को लेकर। जिस तरह से अमृतपाल का ये पूरा प्रकरण हुआ, आप इसको किस तरह से देखते हैं कि ये पूरे प्रकरण के बारे में आपका वक्तव्य और पार्टी का वक्तव्य क्या है? देखिए, मुझे लगता है पंजाब जैसा बॉर्डर स्टेट बहुत संवेदनशील है। पंजाब का विकास
अगर इस तरह की घटनाएं बढ़ती हैं तो उससे रुकता है। और कुछ लोग जो विदेशों में बैठकर यहाँ जहर घोलने का काम करते हैं, उसको स्थानीय लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है कि बाहर से यहाँ पर उपदेश मत दो, ये पंजाब हमारा है। और हिंदू सिख भाईचारा लगातार वहाँ पे बना है, आगे भी बना ही रहेगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिस तरह से पंजाब की सरकार ने इसको हैंडल किया, और जो पंजाब पुलिस अपनी ताकत के लिए जानी जाती थी, आतंकवाद से लड़ने वाली, उसका मनोबल जितना गिराने का काम केजरीवाल जी की सरकार में हुआ या आम आदमी पार्टी की सरकार में, भगवंत मान की सरकार में हुआ, इससे पता चलता है इस लायक ही ये लोग नहीं थे। मैं इस पर राजनीति नहीं करना चाहता, मैं जानबूझ के मैं बहुत सारी बातें मैं और भी कह सकता हूँ, लेकिन बात यह है पंजाब का माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए। और विफलता ये आम आदमी पार्टी की नहीं, ये विफलता पंजाब की नहीं होनी चाहिए जी। ऐसे लोगों को मौका मिला है। और अरविंद केजरीवाल का तो सब लोग जानते हैं, कहाँ सोए थे जाके, किसके घर में रुके थे, जिनकी आतंकवाद की पृष्ठभूमि है, चुनावों के समय उनके घरों में जाकर रुके। तो सवालिया निशान एक बार बहुत बड़ा खड़ा होता है कि इतनी बड़ी पुलिस फोर्स के बावजूद एक व्यक्ति को पकड़ना इतना मुश्किल हो गया है। अनुराग जी, एक और सवाल जो अभी जहन में आता है, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में देश के अंदर बनी, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के अलावा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी अगर हम बात करें तो भारत की छवि जो है बहुत बेहतर हुई है। और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उसका श्रेय जाता है, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय पटल के ऊपर छवि को बेहतर हुआ है। हम बात करें G20 के अंदर सहभागिता की, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय देशों के अंदर जाकर संबंध बनाए, चीज़ों को बढ़ाया। आज बड़े बड़े देशों की बात करें, फ्रांस की, रशिया, वो भी हमें गंभीरता से और सीरियसली ले रहे हैं। आप ये G20 के अंदर जिस तरह से हमारी सहभागिता है, रोल है, इसको आप कैसे देखते हैं? आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, क्योंकि आज वैश्विक रूप से देखें तो भारत कहाँ पहुँचा है। विश्व में भारत की एक नई पहचान बनी है, नए भारत की ताकत को दुनिया ने पहचाना है। नए भारत के निर्माण में लगे नरेंद्र मोदी जी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता 3 बार दुनिया भर में चुना गया, 78% वोट के साथ। बहुत बड़ा अंतर है बाकियों के साथ। ये कैसे हुआ? देखिए, योग हमारे पास था, लेकिन हजारों वर्ष पुरानी अपनी इस योग की परंपरा को हमने दुनिया को दिया, दुनिया ने माना। फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस तब दिया जब क्लाइमेट चेंज पर दुनिया के बड़े बड़े देश भागे। मोदी जी ने नेतृत्व देने का काम पेरिस COP21 में किया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, हेडक्वार्टर गुड़गांव में बना, गुरुग्राम में बना। तीसरा, मिशन लाइफ। दुनिया भर के बड़े बड़े देश उपदेश देते थे, लेकिन अपनी लाइफस्टाइल में कोई बदलाव नहीं करते थे। उस पर मोदी जी ने रखा कि आप अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करेंगे तो हम कैसे पर्यावरण में बदलाव ला सकते हैं, कैसे अपना योगदान दे सकते हैं। इसी तरह से ही अन्य क्षेत्रों में वैक्सीन मैत्री देखा जाए, बड़े बड़े देशों ने भी अपने देश से बाहर निकल कर नहीं देखा कोविड के समय, लेकिन हमने अपने देश में वैक्सीन तो बनाई ही। भारत के लोगों को 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में भी लगाई, लेकिन वैक्सीन मैत्री करके दुनिया भर के देशों को वैक्सीन देने का काम, दवाइयाँ देने का काम 150 से ज़्यादा देशों को भारत ने किया है। और 30 करोड़ वैक्सीन तो हमने अपने पड़ोसी देशों को लगवाई है। आप देखिए, दुनिया के कई देश तो ऐसे जो कहते हैं कि हमारी पूरी आबादी को बचाने का काम मोदी ने किया है। तो मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान, इसको दुनिया भर ने इसलिए भी पहचान माना। उसके पीछे कारण क्या है कि ये आंकड़े जब दुनिया सुनती है तो दुनिया थोड़ी हैरान होती है। वो वापस पूछते हैं, भाई ये सच है? जब आप कहते हो कि 45 करोड़ बैंक खाते 2 साल में खुले, 28 करोड़ लोगों को 2 साल में डेबिट कार्ड मिला, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम 28 महीने तक हुआ, जहां दुनिया भर में खाद का संकट था, अनाज का संकट था। वहीं पर जब कहते हैं कि हमने 11 करोड़ शौचालय 3 साल में बनाकर दे दिए, 9.5 करोड़ से 9 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा रसोई गैस के सिलेंडर महिलाओं को दे दिए, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत में मुफ्त में देते हैं, लगभग 9 करोड़ पानी के कनेक्शन हमने मात्र 3 साल में दिए, जो 70 साल में नहीं हो पाया था। तो दुनिया जब ये आंकड़े सुनती है, उनको लगता है तो कई देशों के बराबर अकेला मोदी ही कर रहा है। तो तब जाकर ये दुनिया को लगता है अगर ये व्यक्ति 8 साल में वो कर पाया जो बाकी 60 साल में नहीं कर पाए, तो कुछ तो बंदे में दम है। तो मोदी जी के लेकर
ये दुनिया की जो सोच बदली है, लास्ट माइल डिलीवरी, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, यानी कि पारदर्शिता भी लाए, जवाबदेही भी तय की, और डीबीटी के माध्यम से खाते में पैसा भी आया, आधार भी खुला, बैंक खाता भी खुला, पैसा भी उसमें गया। पहले राजीव गांधी जी के समय 100 रुपये भेजते थे, 15 रुपये पहुँचते, 85 खाते थे। आज 100 रुपये के 100 रुपये खाते में जाते हैं। ये अंतर है। अनुराग जी, आप हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं, एक बहुत बड़े राजनीतिक घराने से आते हैं। राजनीति अगर सही मायने में कहे तो आपको विरासत में मिली और आपके जीन्स में भी है राजनीति। एक सवाल मुझे लगता है कि जो एक बतौर राजनेता के तौर पे, क्योंकि एक राजनीतिक घराने से हैं, तो मुझे लगता है वो लोग जो और राजनीतिक घरानों से आते हैं वो भी इस बारे में इसके बारे में जानना चाहेंगे। जब आप एक ऐसी विरासत लेकर लोगों के बीच में जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, तो निश्चित तौर पर कुछ चुनौतियां भी होती हैं, क्योंकि लोगों की आपसे अपेक्षाएं होते हैं कि आप इतने बड़े राजनीतिक घराने से हैं और आपने बचपन से वो जो माहौल है अपने परिवार के अंदर देखा है। तो आप क्या मानते हैं कि वो सादा चुनौतीपूर्ण स्थिति होती है कि जब आप ऐसे राजनीतिक घराने से आते हैं कि लोगों की अपेक्षाओं को पूरी करने की, या आप ये मानते हैं कि आप उसमें दक्ष होते हैं, माहिर हो जाते हैं उस परिवार और उस विरासत को क्योंकि साथ लेके चल रहे हैं, तो लोगों की समस्याओं को, सुख दुख को बांटने में? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपके सवाल के मैं 2 भाग में उत्तर देना चाहूँगा। पहला, ये निश्चित तौर पर क्योंकि मेरे पिताजी एक प्रोफेसर थे, किसान थे, वहाँ से ज़मीन से प्रोफेसर से बन के मुख्यमंत्री के पद तक आए, सांसद भी बने, प्रतिपक्ष के नेता भी रहे। मैं क्रिकेट का खिलाड़ी था, पंजाब की टीम का, उत्तर भारत की टीम का कप्तान था, ऑल इंडिया चैंपियन थे, इंडिया अंडर 19 खेला, रणजी ट्रॉफी खेला। लेकिन खेलते खेलते मैं कहीं क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बना, वहाँ पे स्टेडियम धर्मशाला का दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम बनाया, और मुझे भी एक अवसर मिला राजनीति में आने का। जब कांग्रेस ने बहुत प्रताड़ना हम सबके खिलाफ की, खेल संघ के खिलाफ, तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ने का अवसर दिया। देश में आज भी बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि मैं प्रेम कुमार धूमल जी का बेटा हूँ। मैं अनुराग सिंह ठाकुर लिखता हूँ, मेरे बेटे ठाकुर भी नहीं लिखते, वो जयादित्य सिंह लिखता है, एक उदयवीर सिंह लिखता है। तो हर कोई अपनी अपनी पहचान बनाने की दौड़ में था, लेकिन पिताजी ने बहुत बड़ा आधार बनाया, लोगों का बहुत प्यार मिला, उसका फ़ायदा भी मिलता है। तो उतनी ही जितना आपने कहा कि एक चुनौती भी होती, क्योंकि उनका कामकाज बहुत शानदार रहा है और उनके जैसा बनना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। धूमल जी की तरह वो तो बहुत समर्पित कार्यकर्ता, नेता सब रहे, आज भी लोगों के दिलों में बहुत लोकप्रिय है। तो अपने आप में एक चुनौती है। लेकिन दूसरी तरफ एक अवसर ये भी है कि जब हम सोचते थे कि मेरे पिताजी ने अपने जीवन पूरा दे दिया, हम लोगों के समय नहीं निकला, जब आप उस भूमिका में आते हो तो आपको लगता है जब आप एक पब्लिक लाइफ में आ गए तो आपका जीवन देश के लिए, समाज के लिए समर्पित करने वाला है। फिर देयर इज़ नो इफ़ एंड बट्स, फिर आप किंतु परंतु नहीं कर सकते, फिर आपको समाज के लिए ही जीना है। इसी कमरे में सुबह 9 बजे आ जाता हूँ, 8:30 9 बजे, और रात के 1-1:30 बजे तक लोगों से मिलता हूँ, काम करता हूँ। तो ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। मैं 2 दिन में 3-3 राज्यों में 9-9 कार्यक्रम करके आता हूँ, दुनिया को नहीं पता होगा, क्योंकि दुनिया एक पहलू राजनेता का देखती, दूसरा नहीं देख पाती है। अनुराग जी, हिमाचल के अंदर पिछले साल विधानसभा के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और जब लोग विधानसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी को वहाँ मैंडेट मिला और सुखविंदर सिंह सुक्खू को वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिम्मेवारी दी गई हिमाचल प्रदेश की। उन्होंने सरकार बनने के जस्ट बाद जो पहला फैसले जो उन्होंने लिए उसमें थे कि जो कुछ संस्थान या कुछ और चीज़ें जो जयराम ठाकुर सरकार ने वहाँ खोली थी, वो फैसले निरस्त कर दिए और उन संस्थानों को बंद कर दिया। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये इसके प्रति क्या मनोभाव आपको लगते हैं? देखिए, बदले की भावना आपको कहीं नहीं लेकर जाती। जब आपको सत्ता मिलती है तो सेवा भाव आना चाहिए, सताने का काम नहीं करना चाहिए, सेवा भाव आना चाहिए। सुख नहीं, दुख नहीं, सुख देने की ओर काम करना चाहिए। तो आपने वायदे तो बड़े बड़े किए, लेकिन ये पहले 3 महीनों में आपकी पोल खुल गई कि वो केवल खोखले वायदे थे, कुछ नहीं था। आपका बजट आ गया, बजट में कुछ नहीं दिखा। आपने प्रदेश की कम से कम 25 लाख से ऊपर महिलाओं को वायदा किया था कि उनको 1500 रुपये महीना देंगे, आप पूरा नहीं कर पाए। आपने ओपीएस लागू करने की बात कही थी, आप नहीं कर पाए। आपने 100 रुपये किलो दूध खरीदने की बात की थी, आप नहीं कर पाए। आपने 2 रुपये किलो गोबर खरीदने की बात कही थी, आप नहीं कर पाए। उल्टा 1 यूनिट का बिल कई जगह 1500 रुपये आया है।
ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि ऐसे राजनीतिक दल जो चुनावों से पहले झूठे और बड़े वायदे करते हैं, क्या सत्ता में आने के बाद उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उनकी कोई जवाबदेही नहीं है? हिमाचल के अंदर अगर हम हिमाचल की ही बात करें अनुराग जी, तो जो लोकसभा के चुनाव होने हैं अगले साल, तो हिमाचल के लिए आप क्या रणनीति लेके चल रहे हैं? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस की सरकार बनी है, तो हिमाचल के लिए आप क्या रणनीति लेके चलते हैं वहाँ पे? लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कांग्रेस को चुनने के बाद। कांग्रेस के आपसी मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं और भ्रष्टाचार में दिखती ये सरकार 3 महीनों में ही घिरनी शुरू हो गई है। वायदे पूरे नहीं कर पाई। एंटी इनकम्बेंसी जहाँ एक और राज्य की सरकार की होगी, वहीं दूसरी ओर मोदी जी का कुशल नेतृत्व, विश्वव्यापी नेतृत्व और उपलब्धियों भरे उनके 9 वर्ष को लेकर हम जनता के बीच में जा पाएंगे और कहेंगे जो कहा था वो करके दिखाया है। अनुराग जी, सूचना और प्रसारण विभाग के अलावा आपके पास खेल विभाग भी है, और आज अगर हम बात करें देश भर के जितने भी खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी खेल के अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो यूथ आइकन के तौर पर आपको देखते हैं। जिस तरह से आपने बात की, हम हिमाचल के धर्मशाला की ही बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम आपने बनवा और ना जाने कितने ही ऐसे काम किए। आज जब आप देखते हैं कि ओलंपिक्स के अंदर अलग अलग, अभी पिछले दिनों ही हमारे भारत की बेटियों ने 5 बेटियों ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड जीते। कैसा महसूस होता है कि इस तरह से आज भारत के अलग अलग प्रदेशों के बच्चे जाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और देश को मेडल दिला रहे हैं? इस कैसा महसूस होता है? सोच बदलो, देश बदलेगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोच बदलने का काम किया, खेलों को समर्थन करने का काम किया, खिलाड़ियों को प्राथमिकता देने का काम किया। तो आज उसका लाभ ये मिला है कि बजट जो कभी 960 करोड़ रुपये का था 2014 में, वो आज 3397 करोड़ रुपये युवा कार्यक्रम और खेल विभाग का किया है। इसके अलावा खिलाड़ियों के लिए टॉप स्कीम्स, खेलो इंडिया स्कीम, खेलो इंडिया अभियान, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ये सब किए। अब हज़ारों खिलाड़ियों को ट्रेनिंग का खर्चा, रहने का खर्चा, जेब खर्च 6 लाख रुपए तक भारत सरकार देती। इसके अलावा बड़े टूर्नामेंट्स देने का काम किया। और जैसा आपने कहा, IBA वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की 4 बेटियों ने, नीतू, स्वीटी, लवलीना और निखित जरीन, इन सब ने गोल्ड मेडल जीता। अपने आप में बड़ी बात है, 4 गोल्ड मेडल वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत की बेटियों के। सबसे बड़ी चुनौती अगला ओलंपिक्स है और हमारा प्रयास रहेगा कि पहले से ज़्यादा मेडल इस बार जीते। हमने पिछली बार भी, मुझे कहते हुए प्रसन्नता होती है कि कॉमनवेल्थ गेम में हमने 22 गोल्ड और 61 मेडल कुल जीते। हालांकि शूटिंग उसका हिस्सा नहीं था, आर्चरी उसका हिस्सा नहीं था। और ओलंपिक्स में 7 मेडल जीतना, पैरालंपिक्स में 19 जीतना, डेफ ओलंपिक्स में 20 मेडल जीतना, फिर थॉमस कप जीतना, ये अपने आप में भारत ने शानदार आज तक का परफॉर्मेंस किया है। FIDE वर्ल्ड चेस ओलंपियाड हमने यहाँ पर कराया, आज तक कभी नहीं हुआ। टॉर्च रिले हमने करवाया। फिर अंडर 17 फीफा वुमेन वर्ल्ड कप हमने फुटबॉल का यहाँ पे करवाया। तो देखिए, हमने बड़े आयोजन भी करवाने शुरू किए और खेलों में बड़ी उपलब्धियाँ हासिल की हैं। आगे भी अच्छा करेंगे। अनुराग जी, एक व्यक्तिगत सवाल आपसे। सारे खिलाड़ी जानना चाहते हैं और देश भर के युवाओं में जिज्ञासा भी है कि अनुराग जी की फिटनेस का राज क्या है? आपके समय समय पर जो वीडियो सामने आते हैं उसमें देखते हैं कि आप किस फिटनेस के साथ, जैसे कि आपने जिक्र किया आप पंजाब के खिलाड़ी भी रहे और आपने बहुत समय तक खेलों में रहा, तो फिटनेस का राज भी हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए, जो युवाओं को प्रेरित करेगा आज के टाइम में जीवन में सक्सेस अचीव करने के लिए। फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, तो कम से कम आधा घंटा अपने लिए निकालिए। कमरे में फिटनेस करिए, सड़क पे करिए, जिम में करिए, कोई खेल खेलिए, लेकिन पसीना बहाइए ताकि आप शारीरिक मानसिक दोनों तौर पर स्वस्थ रह सकें। और कहीं ना कहीं आपको नई ऊर्जा मिलती है कुछ ना कुछ फिटनेस करने से। कम करें, ज़्यादा करें, करें ज़रूर। पैदल चलेंगे तब भी काम चलेगा, लेकिन निरंतर करें, हर रोज़ करें। फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज़। बहुत बढ़िया बात कही अनुराग जी आपने। आज के परिवेश की बात करें अनुराग जी, जिस तरह से सोशल मीडिया का दौर है, आज अगर आप भी बात करें, बड़े मुखर रहते हैं आप ट्विटर के ऊपर भी, और बड़े कम शब्दों के अंदर जो बात है वो न जाने कितने देशों तक, लोगों तक पहुंच जाती है। तो सोशल मीडिया के आज के समय में आप क्या मानते हैं जो फ़ायदे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसका दुरुपयोग भी करते हैं, तो इसका सामंजस्य बनाकर चलना किस तरह, कितना ज़रूरी है, और आप क्या मानते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण भूमिका आज के परिवेश में, राजनीतिक परिवेश में बात करें या सामाजिक परिवेश में, सोशल मीडिया की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं आप?
एक तो फेक न्यूज़ अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती दुनिया भर के लिए है। पैंडेमिक इन्फोडेमिक बनकर रह गया। इनकी एक भ्रम फैलाया गया, गलत खबरें फैलाई गई, जिसके कारण लोगों की जानें चली गई। और इसमें सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल रहा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसका सदुपयोग करना चाहिए था, जानकारी जन जन तक पहुंचाने के लिए, वहां पर भ्रम और भय फैलाने का काम किया। बड़ा चिंताजनक है, हर देश के लिए है। टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कहीं पे भी खड़ा कर सकता। देखिए, आज भी किसी राज्य में अगर आप देखेंगे, सबसे पहले इंटरनेट क्यों बंद करते हैं, अगर समस्या की जड़ क्यों होती है, देश दुनिया भर में। क्योंकि अगर आप गलत खबर को दुष्प्रचार के रूप में अलग अलग प्लेटफॉर्म पर फैलाएंगे तो उससे बहुत नुकसान हो जाता है। जब तक सत्य पता चलता है तब तक तो बहुत नुकसान हो चुका होता है। तो डिजिटल न्यूज़ का एक अपना फ़ायदा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का एक अपना एडवांटेज है, लेकिन उसको डिसएडवांटेज के रूप में, डिसइंफॉर्मेशन के रूप दिशा में ना लेकर जाएं, ये मेरा आपसे निवेदन रहेगा। अनुराग जी, अंतिम 2 सवाल। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां सभी पार्टियां मैदान में हैं, जनता के बीच में जा रही हैं। आप भारतीय जनता पार्टी का मुख्य विपक्षी दल किसके साथ मानते हैं कि आपके लिए वो चुनौती पेश कर सकते हमारे लिए हर विपक्षी दल मुख्य ही है, क्योंकि अब सब रीजनल पार्टी के बराबर ही हो चुके हैं। कांग्रेस की हालत भी ऐसी है कि एक के बाद दूसरा चुनाव हारना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, गुजरात, सारे चुनाव हारे और रिकॉर्ड वोटों से हारे। ये कहते थे माइनॉरिटीज़ अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती, तो गोवा से लेकर पूरे नॉर्थ ईस्ट तक सारी सरकारें हमारी बनी। क्या हुआ कांग्रेस को? हर जगह इनकी हालत हुई है जी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम तो हर पार्टी को बड़ा चुनौती के रूप में लेते हैं, क्योंकि हर चुनाव हम बड़ी गंभीरता से लड़ते हैं। क्योंकि सत्ता में आना हमारे लिए एक अवसर है कि हम देश को आगे ले जा सकें, उन राज्यों को आगे ले जा सकें। आज उत्तर प्रदेश ही देख लीजिए, कभी गुंडों का गढ़ होता था, आज बुलडोज़र के डर से और बड़े बड़े जो अपने आप को माफिया डॉन समझते थे, वो भी जब एक जेल से दूसरी जेल ले जाने के ले जाते हैं तो उनको भी खौफ होता है कि ना जाने क्या हो जाए। ये डर कभी कानून का पहले नहीं था, ये डर कानून अब उनके अंदर घुसा है। और आम आदमी को, जो आम जनता है, उसको कहीं ना कहीं सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां योगी जी की सरकार ने किया, वहीं देखिए नीतीश कुमार जी की सरकार में आज कैसे अपराध की घटनाएं बढ़ गई हैं। तेजस्वी यादव जी से हाथ मिलाते गुंडा राज वापस आ गया, जंगल राज वापस आ गया, हत्याएं होनी शुरू हो गई, रामनवमी के जुलूसों पर पथराव होने शुरू हो गए। ममता बनर्जी को देखिए जी, ममता जी के यहाँ पर बंगाल में चुनावों के बाद जो हिंसा हुई, हजारों लोगों को मारा गया, पीटा गया, प्रदेश से निकलने के लिए मजबूर कर दी गई, ममता जी के संरक्षण में हुआ सब कुछ, एक मुख्यमंत्री के। और अब रामनवमी के शोभा यात्रा के समय जिस तरह से पथराव मुस्लिम समुदाय की ओर से हुआ, ये निंदनीय है, अशोभनीय है और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन राज्य की मुख्यमंत्री मूक दर्शक बनकर रह गई और उनकी पक्षधारी करनी शुरू कर दी। अरे, राज्य की मुख्यमंत्री पक्षपात करती हैं। मीडिया के लोगों को मारा गया, लहूलुहान कर दिया गया, ममता बनर्जी चुप रही। और मेरा प्रश्न तो उन लोगों से भी है जो बड़े मीडिया के पक्षधर बनते हैं, प्रेस फ्रीडम के पक्षधर बनते हैं, लेकिन जब पश्चिम बंगाल में हो, बिहार में हो, केरल में हो, राजस्थान में हो, छत्तीसगढ़ में हो, वहां पर पत्रकारों के खिलाफ हिंसा की जाती है तो चुप होकर बैठ जाते हैं, उनके मुंह सिल जाते हैं जी। ये वो लोग हैं जो जानबूझकर ऐसी घटनाओं को संरक्षण देने वालों के बचाव करते हैं। अनुराग जी, एक अंतिम सवाल। लोकसभा चुनाव के लिए क्या आप मानते हैं कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब होगी? और अगर कामयाब होगी तो कौन सी ऐसी बातें मूलभूत आपको लगता है कि जिनके ऊपर जनता मोहर लगाने का काम करेगी? सबको सम्मान, सबका विकास और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का जो कीर्तिमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, फिर बार बार मोदी सरकार।
बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी, आपका MH1 न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। हम अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में दूसरे कार्यकाल को पूरा करने वाली है अगले साल, आप अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए, अपने जो विभागों की जिम्मेवारी निभाते हुए दिशा और दशा देने का काम कर रहे हैं, नई तरीके से देश को उन्नति की तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं। हम शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आप इसी तरह से आने वाले समय में भी देश के लिए अपना योगदान देते रहें। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, ऐसी हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जी। तो आज दोस्तों हमारे साथ MH1 न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में मौजूद थे सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी। उनके साथ हमने जानने की कोशिश की आज के राजनीतिक परिवेश के अंदर जो बातें चल रही हैं, जो माहौल है, उनको लेकर भी हमने चर्चा की और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाने वाली है, उन सब बातों को लेकर हमने चर्चा की। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप लोग देखते रहिए MH1 न्यूज़।